गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड न्यूज़ पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो पर हम सभी बीएलएड द्वितीय वर्ष, जी हाँ दोस्तों, बीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कॉग्निशन एंड लर्निंग, जिसे हम लोग हिंदी में संज्ञान एवं सीखना कहते हैं, आज हम इसके यूनिट फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और जिन टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले, वो मैंने पहले ही स्क्रीन पर लिख दिया है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि संज्ञान क्या होता है, संज्ञान के उपागम कौन कौन से हैं, साथ में ये भी जानेंगे कि व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक विभिन्नता क्या होती है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएलएड से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। एक बात और दोस्तों, यूट्यूब में मैंने पहली बार बीएलएड सेकेंड ईयर की जो क्लासेज है वो स्टार्ट कर दी है, इसलिए आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञान क्या होता है। मैं आपको सबसे पहले सरल शब्दों में बता दूं कि संज्ञान क्या होता है, उसके बाद हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से समझेंगे कि संज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में बात की जाए तो संज्ञान का मतलब होता है समझना या फिर ज्ञान। किसी चीज के बारे में आपके पास कितनी ज्यादा ज्ञान है, वही हमारा संज्ञान कहलाता है। अब जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक शब्दों में। तो लिखा हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। शैक्षिक प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। दोस्तों, इस लाइन का कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई अध्यापक किसी छात्र को पढ़ाता है तो अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। तो अधिगम जो सीखने का मुख्य केंद्र होता है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, अर्थात ये होता है कि उस छात्र को कितना समझ में आया, कितना नहीं। इस क्षेत्र में अधिगम उस मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं वो हम अपने मस्तिष्क के माध्यम से ही सीखते हैं, और मस्तिष्क के अंदर जो क्रियाएं चल रही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक क्रिया। यही बात इसमें कही गई है कि इस क्षेत्र में अधिगम से उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ा होता है जिसमें पर्यावरण से हमें क्या होती है, सूचना प्राप्त होती है। जो सूचना प्रकार प्राप्त होती है, हम सभी को अनेक क्रियाएं होती हैं जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती है। अर्थात जब भी हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है तो वो चीजें हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती है, और जो सूचना हमें प्राप्त होती है वो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसे अपने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, और कई बार हमें ऐसा होता है कि जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें किसी के माध्यम से अर्थात सुनकर प्राप्त होता है। यही इसमें कहा गया है कि ये सूचना क्या होती है, दृश्य रूप होती है, अर्थात कभी हम इन्हें देखते हैं या फिर सुनने अर्थात किसी के दूसरे के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये और साथ में नीचे लिखा हुआ एक लाइन में कि संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, अर्थात दोस्तों ज्ञान मतलब आप समझ रहे होंगे नॉलेज, समग्रता, अर्थ इसको मैं इंग्लिश शब्दों में कहूँ तो कंसंट्रेशन, अर्थात इसमें लिखा हुआ है एक चीज में आप लोगों का ध्यान रहना, कंसंट्रेशन, अनुप्रयोग, अर्थात जब हम किसी चीज को सीखते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं वो अनुप्रयोग कहलाता है, विश्लेषण अर्थात उसका व्याख्यान सीखना कि इसके अंतर्गत होता क्या है, तथा मूल्यांकन अर्थात ये जानना कि हमें कितना आता कितना नहीं। आप लोग मूल्यांकन समझ रहे होंगे। और सरल शब्दों में कहो तो मूल्यांकन मतलब एग्जाम पक्ष भी सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीखा कि संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान क्या है, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। जब हम किसी चीज के बारे में जितना अधिक जानते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संज्ञान। अब जान लेते हैं कि संज्ञान के उपागम क्या है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 2018, 2017 और 2016 बीएलएड सेकेंड ईयर और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि संज्ञान क्या होता है और संज्ञान के उपागम भी बताइए। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को अपने एग्जाम पर अपनी जो एग्जाम कॉपी उस पर लिखना होगा। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा संज्ञान का अर्थ, उसके बाद आप लिखेंगे कि संज्ञान के उपागम कौन कौन से होते हैं। एक बात और दोस्तों, जो कि मैं हर वीडियो पर कहती हूँ, एक बार फिर से कहूंगी कि आप सभी लोग हमारे साथ नोट्स बनाते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप सभी लोग ऐड हो जाएगा और इस वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, नोट्स हमारे साथ बनाते जाइए। जितनी अच्छी नोट्स बनेगी और आप लोग उसका निरंतर अध्ययन करते जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। तो मैंने एक बार दोबारा कह दो कि जो नोट्स होता है वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले नोट्स बनाइए, फिर उसका अध्ययन करिए, तभी आप लोगों के परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो आइए जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के उपागम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारा पहला उपागम है अवधान। तो मैं अवधान को पहले आपको सरल शब्दों में समझा दूं, फिर हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक शब्दों में। तो अवधान का मतलब दोस्तों होता है ध्यान। जब हम किसी चीज को ध्यान से सावधानी पूर्वक से देखते हैं और समझते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अवधान। अब जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक शब्दों में। तो इसमें लिखा हुआ संज्ञान का प्रयोग जब कोई बालक करता है, अर्थात अपने ज्ञान का प्रयोग जब कोई बालक करता है तो वह पहले सावधानी पूर्वक अपने चारों ओर देखता है कि क्या चल रहा है। अगर वातावरण का स्वरूप सकारात्मक होगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी क्या होगा, बेहतर होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि यदि पर्यावरण में हमारे आसपास की चीजें सकारात्मक होंगी तो जो बालक का विकास है वो सकारात्मक दिशा की ओर होगा, अर्थात पॉजिटिव होगा। यदि हमारे आसपास जो वातावरण है वो नकारात्मक और निगेटिविटी फैली हुई है तो बालक के अंतर्गत भी निगेटिविटी अर्थात नकारात्मक फैलते जाएगी। अब दूसरा हमारा उपागम है स्मृति। तो दोस्तों आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे, सब कोई स्मृति के बारे में जानता होगा। इसको इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। तो किसी विषय वस्तु को याद रखना, अर्थात जब हमारे मस्तिष्क में किसी चीज को हम लोग याद रखते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी स्मृति। अब हम इसे उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि जब हमें अध्यापक कोई कार्य देता है तो वही कार्य हम घर पर आकर पूर्ण करते हैं, वह कार्य हम अपनी स्मृति के आधार पर करते हैं। जैसे कि माना कि किसी अध्यापक ने आपको कोई काम दिया, जब आपने घर पर आया और आपने उस काम को पूरा किया तो ये क्या होता है, अगर आपको स्मृति नहीं रही होगी, आपको याद नहीं रहा होगा तो आप कैसे उस काम को पूरा करेंगे। अगर जब आपने उस काम को पूरा किया तो आपने क्या किया, अपनी स्मृति का प्रयोग करके उस काम को पूरा किया। अब तीसरा हमारा मेटा संज्ञान। आप लोगों को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मेटा संज्ञान का मतलब होता है ब्रेन कॉग्निशन। मैंने बगल पर लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में सरलता हो। तो दोस्तों मेटा स्मृति एवं मेटा बोध मिलकर मेटा संज्ञान का निर्माण करते हैं, अर्थात हमारा जो ब्रेन है उसकी जो मेमोरी है और उसका जो उसने ऑब्जर्व किया है, बोध का मतलब ऑब्जर्व से है, वही हमारा क्या कहलाता है, मेटा संज्ञान कहलाता है। सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत करके प्रयोग करना। दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी अध्यापक ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो ये आपका क्या कहलाता है, मेटा संज्ञान। अर्थात आपको कई चीजें आपके मस्तिष्क में रहती हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसका सही आंसर दे देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मेटा संज्ञान। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हमारा चौथा उपागम है मस्तिष्क मानचित्रण। तो दोस्तों सरल शब्दों में आप लोगों को बताओ कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घटना को देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में वो दृश्य क्या होता है, अंकित हो जाता है, अर्थात आपके माइंड में वो जो दृश्य होता है वो चलता रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मस्तिष्क मानचित्रण। अब हम देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक शब्दों पर। तो दोस्तों लिखा हुआ मन मस्तिष्क एवं सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र निर्माण करते हैं, अर्थात जो हमारी सूचना प्राप्त होती है उसको हम अपने ज्ञान के आधार पर अपने मस्तिष्क में उसका क्या करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं। मन मानचित्र के तहत हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं तथा अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, खोज करना, तथा इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि मस्तिष्क का मतलब ये होता है जब हमें कोई सूचना प्राप्त होती है और हमारे मस्तिष्क में उसका जो चित्र है वो बनता जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मस्तिष्क मानचित्रण। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी घटना को देखते हैं और उस घटना का जो चित्रण है, जो चित्र है वो हमारे मेमोरी में, हमारे मस्तिष्क में लगातार घूमता रहता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मस्तिष्क मानचित्रण। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि आप लोगों को अपने एग्जाम की कॉपी पर सरल शब्दों पर नहीं लिखना, आप लोगों को जितना अधिक हो सके उतना मनोवैज्ञानिक शब्दों पर ही आप लोगों को व्याख्या करना है, तभी आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों ने सरल शब्दों पर अपनी लैंग्वेज पर लिखा तो आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना नहीं है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं। अब हम जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है, किस कारण जो विभिन्नता आती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, मैं सरल शब्द में बता दूं, व्यक्तिगत अर्थात जब किसी दो व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी विभिन्नता। जब वो एक जैसे नहीं होते वो क्या होती है, उनकी विभिन्नता। जैसे कि आपकी फ्रेंड है, उसने रेड कलर का कपड़ा पहन रखा है, आपने ब्लू कलर का पहन रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके कपड़ों में विभिन्नता है। उसने रेड पहन रखा है, आपने ब्लू, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। अब आइए जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में। तो इसमें नीचे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है
व्यक्तिक विभिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति का ये स्वाभाविक गुण है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। प्रायः सभी व्यक्ति समान दिखाई देते, परंतु उनका सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनमें जो है परस्पर विभिन्नता है। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं होते, वे एक दूसरे से शारीरिक बनावट, जी हाँ दोस्तों, शारीरिक बनावट का मतलब है आपके चेहरे से कि उसकी जो और आपकी लंबाई हाइट से रिलेटेड है। कई बार इंसान छोटा होता है और दूसरा इंसान लंबा होता है। ये क्या है, हमारी शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। मानसिक योग्यता, अर्थात कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है। यही बताया जा रहा है कि शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यता, व्यक्तिगत गुण, अर्थात कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है, सरल स्वभाव का होता है और दूसरा व्यक्ति बहुत ही निर्दयी होता है, ये उसके व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति ना तो केवल एक दूसरे के भिन्न होते हैं, बल्कि स्वयं अपनी विभिन्न योग्यताओं से भी भिन्न होते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता में प्रकृति और वातावरण दोनों का सहयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जो ये विभिन्नता होती है, कई बार आप देखते होंगे जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे, लेकिन जहाँ की जलवायु गर्म होती है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले। तो ये जो अंतर आया गोरा और काला का, वो किसका कारण आया, जलवायु परिवर्तन के कारण। और ये जलवायु परिवर्तन किसके अंतर्गत आती है, वातावरण के कारण। अर्थात कई बार जो लोगों के अंतर्गत विभिन्नताएं पाई जाती है, उसका कारण वातावरण भी होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते कौन कौन से हैं। आगे लिखा हुआ कि एक ही माता पिता की संतान में शारीरिक बनावट, मानसिक शक्तियों, व्यवहार तथा शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर विभिन्नता दिखाई देती है। तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे, आप लोग अपने खुद से देखते होंगे कि आपके भाई और आप पे बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा। आपका भाई ज़्यादा होशियार होगा या फिर आप कमज़ोर होंगी, या फिर हो सकता है कि आप होशियार होंगे, आपका भाई ज़्यादा अधिक कमज़ोर होगा। यही बात कही गई कि एक संतान है, अर्थात एक ही माता पिता की जो दो संतानें होती हैं, उनमें भी क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। और ये विभिन्नता क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अपनी विशेषताएं होती है जो कि उसे विभिन्न व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों को जानकर शिक्षा की योजना, उपयोगी शिक्षा पद्धतियों एवं शिक्षा का निर्माण किया है। अब जो व्यक्तिगत विभिन्नता हम लोगों ने जाना कि होता क्या है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है, संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं होता, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनकी क्या होती है, शक्ल तो सेम होती है, मतलब अर्थात जो जुड़वा होते हैं वो दिखाई तो एक समान देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जो उनका स्वभाव होता है वो अलग होता है, उनका जो बुद्धि होती है वो भी एक दूसरे से अलग होती है, शारीरिक बनावट भी अलग होती है, मानसिक योग्यता भी अलग होती है, और संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य दोस्तों इमोशन से है। कोई बच्चा ज़्यादा दिल का कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा अधिक हार्ड होता है, कोई जल्दी डर जाता है, कोई जल्दी नहीं डरता। यही संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। ये विभिन्नता कई प्रकार की होती है, जैसे रंग, अर्थात ये रंग, रूप, आकार। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या क्या आता है, रंग आता है, रूप आता है, आकार आता है, बुद्धि आती है, और कई ऐसी बातें जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट बनाती है, वो सब क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर कई मनोवैज्ञानिक ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम जेम्स डेवर के बारे में बात कर ले कि जेम्स डेवर ने व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर अपने कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे कोटेशन के रूप में याद भी कर सकते हैं और एग्जाम पर लिख सकते हैं। आपके एग्जामिनर पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ, एक बार फिर से कहूँगी कि जितना अधिक हो सके आप लोग कोटेशन को याद करिए और एग्जाम में लिखिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। दूसरा है टाइलर के अनुसार शरीर के रूप, रंग, आकार, कार, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। ये टाइलर जी ने कहा है। हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक के स्किनर ये कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है।
अब जान लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। तो दोस्तों हम लोगों ने व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ा कि ये क्या होता है, और हमने ये भी जाना कि कई मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तथ्यों के आधार पर इसको बताया है। अब इसके कारण जान लेते हैं। तो हमारा पहला कारण है वंशानुक्रम। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का पहला आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। पियर्सन, ये एक मनोवैज्ञानिक है, और गाल्टन, इन्होंने बताया है कि ये कहते हैं वंशानुक्रम को लेकर कि उनका कहना है कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक अर्थात शारीरिक बनावट, मानसिक अर्थात उनकी योग्यता, चारित्रिक अर्थात मतलब उनका कैरेक्टर, एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम भी है। इसलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की जो संतान होती है वो क्या होती है? स्वस्थ होती है, बुद्धिमान होती है। मन में है, ये मन लिखा हुआ है, मन एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार से आरंभ होता है। फिर इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंतर होता जाता है। तो इसका जो कारण है वो क्या होता है? वंशानुक्रम। अब दूसरा कारण है वातावरण। तो दोस्तों अभी मैंने आप सभी को वातावरण को बताया। वातावरण को लेकर मैंने कहा कि कई बार आप देखते होंगे जहाँ ठंडी जलवायु होती है वहाँ के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ के लोग काले होते हैं। तो ये उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता आई काले गोरे उनके रूप को लेकर, उसका जो कारण क्या है? वातावरण। तो वातावरण के अंतर्गत आप ये भी लिख सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ जाति, प्रजाति व देश। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तीसरा कारण है जाति, प्रजाति और देश। ब्राह्मण जाति के मनुष्य में अध्ययनशीलता और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। तो दोस्तों अब हमारा अगला कारण है आयु व बुद्धि। तो कई बार व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण आयु और बुद्धि भी होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का जो चौथा और प्रमुख कारण है वो है आयु और बुद्धि। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास है वो बदलता जाता है। आप लोग देखते होंगे पहले आप का जो शारीरिक विकास था वो छोटा था, धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आप लंबे होते गए, आपका जो मानसिक विकास है वो बढ़ता गया। यही बात कही गई है कि आयु और बुद्धि भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण है। हमारा पांचवा है शिक्षा व आर्थिक दशा। तो कई बार हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जो आर्थिक दशा होती है, वो भी हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता पे महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का पांचवा कारण है शिक्षा और आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट अर्थात शिष्टाचारी, गंभीर और विचारशील बनाती है। अशिक्षित व्यक्ति उससे क्या होता है? भिन्न होता है। आप लोग जानते होंगे जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसमें क्या अंतर है, और अशिक्षित व्यक्ति क्या होता है उनमें क्या अंतर होता है? बहुत ही ज्यादा अंतर होता है दोनों में। गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण लोग चोर, डाकू, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को करना प्रारंभ कर देते हैं। और जो शिक्षित व्यक्ति होता है जिसकी आर्थिक दशा अच्छी होती है वह अच्छे कार्य करता है। तो यही कारण है कि उनके अंतर्गत क्या हो जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है। मैं एक बार आपको सरल शब्दों में बता दूं कि दोस्तों जो भी आप पर और आपके सामने वाले व्यक्ति में जो भी डिफरेंट है, जो भी आप दोनों पर एक दूसरे से भिन्न करता है, वो सब क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। हमारा छठवां कारण है लिंग भेद, जो कि आखिरी है। इसमें बताऊं मैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का जो छठवां जो प्रमुख कारण है वो लिंग भेद है। इस भेद के कारण बालक और बालिका में जो शारीरिक बनावट है वो अलग होती है। संवेगात्मक विकास, कार्य क्षमता में भी आपको अंतर मिलेगा। इसको लेकर स्किनर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। वो कहते हैं कि बालकों शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। कई बालक जो होता है उनके अंदर जो शारीरिक कार्य करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसका दोस्तों अगर साइंस से इफेक्ट लिया जाए तो जो महिलाओं में हीमोग्लोबिन होता है वो कम होता है। किनकी अपेक्षा? मनुष्य, पुरुष की अपेक्षा। यही कारण है कि बालकों में जो शारीरिक कार्य करने की क्षमता होती है क्या होती है? अधिक होती है। जबकि बालिका में स्मृति की, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बालिका की जो मेमोरी होती है, जो गर्ल्स होती है उनकी मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। और जो पुरुष होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनका जो मेमोरी पावर होता है वो लड़कियों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। बालक गणित और विज्ञान जैसी में आगे होते हैं बालिकाएं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों का सुझाव कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं का जो सुझाव होता है, जो विवेक होता है, जो विषम परिस्थितियां आ जाती है, कई बार आप देखते होंगे जब हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसमें जो गर्ल्स होती है, जो महिला पक्ष होती है, वही सबसे अच्छा निर्णय लेती है। पुरुष उसमें भयभीत हो जाता है, निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। यही बात कही गई कि जो लिंग भेद होता है वो भी हमारे व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों इस वीडियो पर हमने जाना कि संज्ञान क्या होता है, संज्ञान के उपागम कौन कौन से हैं, फिर हमने देखा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, फिर हमने जाना कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक्स बचे हैं हम लोग उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।